जय श्री कृष्ण। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संबल, उत्तर प्रदेश। और आज का टॉपिक है ध्वनि, जल एवं वायु। ध्वनि, जल और वायु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में समाहित किया है। और ये प्रयास किया है कि जो भी क्वेश्चंस अधिकांश आते हैं, सभी में से 90% क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सभी के लिए शेयर करें। और अक्सर क्वेश्चन आप पेपर्स करके देखेंगे तो अक्सर क्वेश्चन में से आपको ज्यादातर मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि देखिए, अपश्रव्य तरंगें, तरंगों के बारे में है कि जो हम सुनते हैं। एक होती है अपश्रव्य तरंगें, एक होती है श्रव्य तरंगें और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगें। तो अपश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव्य जो कि हमको सुनाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती उनको क्या कहेंगे? अपश्रव्य तरंगें। और आवृत्ति पुरस्कार इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। नंबर 2 पर है श्रव्य तरंगें। जो श्रव्य तरंगें हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और जो कि हमको सुनाई देती है। अक्सर क्वेश्चन आता है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो पराश्रव्य तरंगें हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि हम सुनाई नहीं देती, बहुत ज्यादा आवाज होती है। इससे आगे रहेगा ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण किसमें अधिक होता है? ज्यादातर निम्न में से 4 ऑप्शन होंगे आपके, और ध्वनि का संचरण सबसे अधिक किसमें होता है? तो एक अक्सर जो एग्जाम में देता है स्टील देता है एक ऑप्शन, और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ध्वनि का संचरण अधिक होगा और स्टील में अधिक होता है। और जो निर्वात में ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होता है। तो जितने भी ठोस होंगे उनमें औरों की अपेक्षा ध्वनि का संचरण अधिक होगा। इसके बाद प्रतिध्वनि हेतु स्रोत व परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होती है। जो इको आती है, हम कहीं पर पहाड़ पे जाके आवाज दें, कहीं पर भी आवाज दें, तो जो आवाज लौट के आती है उसको कहते हैं हम प्रतिध्वनि। तो जो प्रतिध्वनि तभी आएगी जब जहां से लौट के आ रही है उसके और आवाज देने वाले यानी कि स्रोत एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होगी, क्योंकि जो ध्वनि की वायु में चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड है और उसका आधा होता है, यदि हम 1/10 सेकंड में निकालें तो 33.2 आएगा, उसका आधा करेंगे हमारे 16.6 मीटर आएगा। इसके बाद करते हैं जल की कठोरता। तो जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और दूसरी होती है स्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है वो जल में आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्लोराइड और सल्फेट के कारण, किसके? क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है आपकी स्थायी कठोरता होती है। एक क्वेश्चन पूछता है सर कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? तो किसकी होती है? आपकी नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस की होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है। और उसके या फिर उनमें से कुल गैसों के नाम पूछ लेगा कि कौन सी गैस वातावरण में पाई जाती है। तो देखो मुख्य रूप से कौन सी होती है? सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम, ये गैसें पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? इनमें से 3 के नाम दे देगा, एक अलग का नाम दे देगा। या इनमें से कौन सी पाई जाती है? इनमें से किसी एक का नाम दे देगा और 3 अलग से दे देगा। इस प्रकार से होंगी। तो याद रखना हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो याद ही है, ये 3 याद करनी है, आर्गन, नियोन और हीलियम, ये गैस वायुमंडल में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अग्निशमन यंत्र जो होता है, अग्निशमन यंत्र का क्या होता है कि उसमें क्या क्या रहता है? तो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। और जब हम उसे कहीं उसका प्रयोग करते हैं तो उसे खींचते टूट जाती है, HCl तो टूट जाती है, दोनों मिलते हैं और सोडियम कार्बोनेट और HCl मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो कि आग को बुझाने का कार्य करती है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि वातावरण में टेम्परेचर बढ़ाती है। और मुख्य रूप से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है।
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें से पूछेगा कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो एक इनमें से दे देगा, तीनों और ऑप्शंस देगा। कर सकते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? देखो, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक आवर्ती करने में, एक पूरा यानी घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगती है वो उसका आवर्तकाल होता है। यदि हम घड़ी के मिनट की बात करें, मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल हुआ 1 घंटा। यदि हम सेकंड वाली सुई की बात करें आवर्तकाल की, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो उसका सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल हो गया आपका 1 मिनट। और यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल हो गया 12 घंटे। इसी प्रकार CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो वायुमंडल में ओजोन का क्षरण करती है। क्या करती है? ओजोन का क्षरण करती है, ओजोन को कम करती है और ओजोन पर जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। पीने का पानी शुद्ध किया जाता है इससे क्लोरीन एवं ओजोनीकरण, क्लोरीन के द्वारा और ओजोनीकरण के द्वारा पीने का पानी शुद्ध किया जाता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। और ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि का तारत्व, तारत्व का मतलब होता है सुरीलापन या एकदम, और आवृत्ति पर और प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता का मतलब जो उसका प्रभाव है, जोर की आवाज है, और एक सुरीलापन जो हो, तो वो जो तारत्व किसमें निर्भर करता है? आवृत्ति पर, और प्रबलता उसकी आयाम पर निर्भर करती है। इसके बारे में बताया है जो आवर्तकाल क्या है? एक कंपन करने में या एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। यदि आवृत्ति की बात करें तो 1 सेकंड में जितने कंपन या दोलन होंगे वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी। यदि आयाम की बात करें तो 1 सेकंड में जितना अधिक विस्थापन होगा दोलन करते हुए, उसका मध्य बिंदु से एक तरफ को जितना अधिक विस्थापन होगा वही उसका आयाम होगा। तो देखो, यदि आपको एक वीडियो पसंद आए तो सभी के लिए शेयर कीजिएगा। और आप देखेंगे कोई भी परीक्षा ले लें, चाहे लेखपाल की ले लें, चाहे पेट परीक्षा ले लें, चाहे सैनिक स्कूल की हो या NMMS की हो, इन क्वेश्चन से देखेंगे तो इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो सभी से कहना है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसकी प्रोग्रेस हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।